अगर आप 5 से 10 साल का तजर्बा रखने वाले वेटरन एम्प्लॉय हैं जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो नॉन फिक्शन बुक रीडिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हैं, या अगर आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिनकी अपनी फ़िलॉसफी है और जो फ़िलॉसफीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो ज़रा लोगों के लिए ज़रा सा हसास टॉपिक है, मगर उसके इर्द गिर्द ऐसी अब एक लोगों के ऐसे ख़यालात और रवायात अब उसके इर्द गिर्द रह गई हैं जो अब मौजूदा दौर में मौजू बिल्कुल नहीं रही। तो लिहाजा हुआ यह है कि अब वो फरसुदा होती जा रही हैं। तो आज की वीडियो 8 रूल्स ऑफ मेकिंग मनी के ऊपर हम उन नए डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर सिसीज। हमारे किसी भी स्टॉक ब्रोकरेज हाउस में जाएं आप, वहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट बताएंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन 4 डिफरेंट तरह की एसेट्स के अंदर, ताकि 2 के अंदर अगर बेनिफिट हो रहा हो या 2 के अंदर अगर आपका लॉस हो रहा हो फॉर से, तो 2 के अंदर बेनिफिट मिले आपको। इससे आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिटर्न कवर होगा। ये आप डाइवर्सिफाई करेंगे अपने पोर्टफोलियो। असल वजह ये है इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली स्ट्रेटजी वो ये कि आप हमेशा वो एसेट ढूंढते हैं जो आपको एक हाई रिस्क रिटर्न देता है मगर उसका रिस्क लो होता है। इस एसेट को कहते हैं एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड एसेट। आप रे डैलियो को उठा लें, आप वॉरेन बफेट को उठा लें, आप रिचर्ड ब्रैंसन को उठा लें, या आप और किसी भी इन्वेस्टर को उठा लें। ये लोग हमेशा वो एसेट ढूंढते हैं जिसमें रिवॉर्ड ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क के चांसेस कम होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर 5 एसेट क्लासेस में अगर ये इन्वेस्ट करें जिनमें से 4 में उनको नुकसान हो, 5वीं एसेट में लेकिन फ़ायदा इतना होता है कि वो उनकी चारों का नुकसान कवर अप कर लेता है। ये है मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन इज़ एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। आज के दौर में हमेशा लोग उस एसेट की तरफ जाते हैं जो उनको एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड देता है। एक ग्राउंड लेवल से जब स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाया जाता है जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे लेकिन रिस्क उसका कम हो। नंबर 2, डबल्स गेम। मनी इज़ बेसिकली अ डबल्स गेम। थोड़ी सी हम इसकी एक मिसाल ले लें। सपोज़ कि आपका बैंक बैलेंस 400,000 है, तो ये आप 800,000 वाले थ्रेशोल्ड से 1 लेवल बिलो हैं। आप 16 लाख वाले थ्रेशोल्ड से 2 लेवल बिलो हैं। और इसी तरह अगर आप 16 लाख की क्लास के अंदर हैं तब आप 32 लाख के बैंक बैलेंस से सिर्फ 1 लेवल कम है। क्योंकि ये बेसिकली बताता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, ये आपका स्कोर बताता है, स्टैंडर्ड बताता है, और ये आपकी मेहनत बताता है। और मेहनत हकीकी मायनों में वो होती है जो एक मिद्दत के ऊपर चले। 8 लाख वाले की मेहनत मेरे ख्याल में 4 साल 5 साल तक हो सकती है पॉसिबली। 16 लाख वाले की मेहनत
10 साल के ऊपर होगी, 12 साल के ऊपर होगी। इसी तरह 32 लाख वाले की मेहनत 20 साल के ऊपर होगी, जो वो 20 साल का क्यूमुलेशन दिखाता है कि वो उसकी हैसियत, कि वो 20 साल की उसकी मेहनत का मजमूआ है। नंबर 3, डोंट बी अ मनी हेटर। इसकी एक मिसाल इस तरह से लें, हमारे यहाँ आजकल नौजवान तबके में बहुत ज़्यादा एजुकेशन के हवाले से बहुत पोटेंशियल है। सपोज़ कीजिए कि आपके एक मिडिल क्लास फैमिली को ही ले लें, उसके वहाँ का एक बच्चा नस्ट में पढ़ता है। उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली हर पेरेंट की तरह बहुत लाड प्यार से बच्चे को पालते हैं, उसकी मेहनत, उसकी परवरिश पे पैसा लगाते हैं। फिर वो जब बड़ा होता है तो उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी तालीम के ऊपर पैसा लगाते हैं। इवन नस्ट जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के ऊपर या उसकी ट्यूशन भरने के ऊपर वक्त लगाते हैं। अब बारी आ जाती है उसकी शादी करने की। उसकी मुलाकात, दोनों फैमिलीज़ मिलती हैं, दोनों फैमिलीज़ मुलाकात के बाद डिसाइड करती हैं कि जो है एक बार लड़की की बात कराई जाए। तो दोनों की बात कराई जाती है। अब जब बातचीत की बात आती है तो लड़का बताता है, लड़का फिज़िक्स पे बात करता है, केमिस्ट्री पे बात करता है, E=mc², F=force = मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और दूसरी स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और इसी तरह की बहुत सारी अदर नामवर फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज़ पे। इवन स्पोर्ट्स पे बात करता है, मूवीज़ पे बात करता है, मगर वो कभी भी लड़की को कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाता। नतीजा ये होगा, लड़की सोचेगी यार मैं भी स्पोर्ट्स देखती हूँ, यार मैं भी केमिस्ट्री फिज़िक्स, अगर केमिस्ट्री फ़िज़िक्स में मुझे इंटरेस्ट है, मगर इसने पूरी मुलाकात में कभी भी एक बार मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। इसने एक बार कभी भी मेरी मेकअप के ऊपर कभी भी कोई मुझे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं की, कोई बात इसने ऐसी नहीं की कि जो मुझसे रिलेटेड हो। मुझे भी बाकी चीज़ें पसंद है, लेकिन मैं अपना वक्त एक ऐसे लड़के के साथ गुजारना चाहूँगी जो मुझ में भी इंटरेस्टेड हो। तो भाई बहुत अच्छे, ऑल वेल क्वालिफाइड, बट मां सलामा। बेसिकली कहने का मकसद ये, मनी, जो लोग मनी भी इसी तरह चलता है, जो लोग मनी के पीछे आते हैं वो लोग हमेशा सेकंड सीट में रहते हैं। आपको कभी भी हर चीज़ मनी से लिंक जो करते हैं, जो मेंटालिटी हर चीज़ को मनी से लिंक करती है, वो हमेशा दौड़ में पीछे रह जाती है। वो कहीं ना किसी और दूसरे मसले में फंस के रह जाती है। तो ये एक मतलब है मनी के अंदर भी। जब मनी मैनेजमेंट की बात आती है तो यू हैव टू बी अ मोर वेल राउंडेड पर्सन। मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट सो आर अदर थिंग्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो डोंट बी अ मनी हेटर। नंबर 4, मस्का मनी। अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में लोग स्विच करते हैं अपनी जॉब, क्योंकि दूसरी कंपनी से उनको एक हायर सैलरी मिल रही होती है। मैं एक ऐसे एक कॉन्टैक्ट को जानता हूँ जिन्होंने एक बहुत अच्छी सैलरी से पे जंप ली थी, और कॉन्स्टेंटली वो स्विच कर रहे थे। 4-5 अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया हुआ था उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी एम्प्लॉयमेंट करियर हिस्ट्री में। मगर अब वो एक थ्रेशोल्ड आ गया था कि उसके बाद अब यहाँ पे उनको एक हायर सैलरी मिल रही थी, मगर उनकी वर्क लाइफ बैलेंस टोटली आउट ऑफ बैलेंस हुआ था। उनका करंट एम्प्लॉयर उनको बाहर स्टेशन करता था, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम ही कम गुजार पाते थे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी थी।
ये वजह हो, ये बेसिकली हैरान होने की बात नहीं है। बहुत सारी दफ़ा या इस तरह के इम्कानात और लोगों के साथ भी आ सकते हैं। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं तब आप ऑटोमेटिकली अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि जब अक़ल और ईमान में चुनना हो तब ईमान को चुनो, अक़ल दौड़ के तुम्हारे कदमों में आएगी। वही कहावत यहाँ भी मौजू है। जब काम और पैसे को चुनना हो तब काम को चुनो, पैसा दौड़ के पीछे आएगा। यही मतलब है मस्का मनी का। मस्का मनी मीन्स हैव एम्बिशंस, हैव गोल्स, हैव सम विजन फॉर योर लाइफ। ताकि क्योंकि पैसा उसी बंदे के पीछे आता है जिसका कोई विजन होता है, जिसका कोई गोल होता है ज़िंदगी के अंदर, कुछ हासिल करने का एम्बिशन होता है। वो उसे पता होता है कि पैसा सही से कहाँ लगाना है। नेक्स्ट, सीक्रेट अकाउंट। अगर आपको मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट आज आपके सोर्स ऑफ इनकम पे एक टैक्स रेट्स बढ़ा दे, तब आपको गुस्सा आएगा, तब आपको कन्फ्यूजन होगी, मगर ऑटोमेटिकली आप वो पैसा पे करेंगे उनको। ऐसा ही एक अपने साथ एक हिसाब रखें। एक सीक्रेट अकाउंट होना चाहिए जो कि सिर्फ आपको पता हो, और वो पैसा आपका आपकी सोर्स ऑफ इनकम के शुरू से ही ऊपर से ही कट गया है। इसके बारे में बड़ा खूबसूरत जिक्र टोनी रॉबिन्स ने भी किया है। नेक्स्ट, बिग चेक सिंड्रोम। इसका मतलब बेसिकली जब कभी आपने कभी देखा होगा कि कोई आपका दोस्त या आपको कोई जानने वाला, उसको एक बहुत बड़ा चेक मिला, सपोज इन 10 लाख का या 8 लाख का। वो पैसा बेसिकली देखिए वो वन टाइम है, मगर उसको आप उसको अगर लाख देख रहे हैं तो ये तंग नजरी होगी। लेकिन अगर आप उसे 83,000 देख रहे हैं, वो उसकी हकीकी नज़र होगी। ये उसकी हैसियत वो है। इनकम को या आए हुए पैसे को हमेशा महीनों के ऊपर तकसीम करके देखें वो कितना बनता है। वो चीज़ अहम होती है। जो भी चेक मिलता है, जो भी काम किया जाता है, हमेशा उसको महीनों के ऊपर ब्रेक किया जाता है, तब वो आपकी रियल वैल्यू बन जाती है। क्योंकि दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ इनकम। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपकी इनकम है। ये मतलब है बिग चेक सिंड्रोम का कि बड़े चेक को देख के लोग अपने हवास खो बैठते हैं। वो इतना इसका जश्न मनाते हैं कि फिर उनकी इनकम जो होती है वो 16 लाख से बैंक बैलेंस से उनका 8 लाख आ जाता है। वो गेम में ही रहना भूल जाते हैं। वो गेम में एक हंगर जो चाहिए होता है गेम में रहने का, वो ख़त्म हो जाता है उनमें। 16 लाख से वो 8 लाख पे आ जाते हैं, 8 लाख से 4 लाख पे आ जाते हैं। ये है बेसिकली मिसाल बिग चेक सिंड्रोम की। नेक्स्ट, बीफ्रेंड मनी मेकर्स। वेरी सिंपल। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सोहबत आपकी जो होती है, आप अपनी सोहबत के 5 लोग आप उन 5 लोगों का हम असर मसावी होते हैं जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं। अब वो आप अपने साथ अगर आपके दोस्त ऐसे वो लोग होंगे जो पैसा बनाना जानते हैं, जो पैसे में जो अच्छे पैसे के अच्छे मास्टर्स हैं, तब आप में ऑटोमेटिकली उनकी हैबिट्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन्हें कैप्चर करना शुरू कर देगा। और नेक्स्ट है डिप्रेशन इज गोल्ड। लोग हमारे यहाँ जब कभी अभी कोविड आया था तो लोगों ने इसे कहा, कुछ बहुत सारे माहिरीन और पैनलिस्ट ने इसे
डिप्रेशन का नाम दे दिया, पूरी दुनिया जो है वो डिप्रेशन में चली गई है। मगर ऐसा हर दफ़ा नहीं हुआ। मेरे एक जानने वाले एक सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर्स के वेंडर हैं, उन्होंने उस ज़माने में ठीक ठाक पैसा बनाया था। हुआ ये था कि डिप्रेशन का टाइम आया था, तो उस वजह से अब फिज़िकल डिस्टेंसिंग बढ़ गई थी। कोविड में तो याद ही होगा आपको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप जो है आपको 6 फुट से दूर रहना है। नतीजा क्या है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, सेमिनार्स नहीं हो रहे, वर्कशॉप्स नहीं हो रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये डिजिटल पे चली गई। नतीजा क्या हुआ, लैपटॉप्स की और गैजेट्स की डिमांड बढ़ गई। और उन्होंने, और उस वक्त एक 25,000 का लैपटॉप 35,000 का हो गया, 35,000 का लैपटॉप 44,000 का हो गया। और उन्होंने उस तरह के कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस ने बहुत सारी डिफरेंट तरह की ये डिमांड, ये बहुत सारी डिफरेंट तरह की लैटेंट डिमांड्स के ज़रिए बहुत सारा पैसा बनाया। क्योंकि आपकी हैबिट्स छोटी मोटी जो शिफ्ट होती हैं, ये बहुत बड़ी एक मार्केट की बाज़ दफ़ा पेशगोई कर रही होती हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है सर जॉन टेम्पल्टन। ये दुनिया के पहले बिलियनर बनने वाले इन्वेस्टर थे, जो सिर्फ इन्वेस्ट करके बिलियनर जो बनाए उनमें सबसे पहले थे, वन ऑफ द फर्स्ट। इन्होंने अपनी वेल्थ इसी तरह बनाई कि इन्होंने, जब डिप्रेशन आता था तो उस टाइम पे ज़मीनें ख़रीद लेते थे, और जब अच्छे ज़माने आते थे तो उस टाइम पे ये उन ज़मीनों को फ़रोख्त कर दिया करते थे। और एक इनकी, ये भी एक इनकी मशहूर कहावत है। और फाइनली एक एक्स्ट्रा रूल जिस पे मैं बात करूंगा वो है बिकम अ स्पेशलिस्ट इन मनी टैक्सेशन। आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपका मनी बेसिकली आपकी सोर्स ऑफ इनकम से डिराइव होता है। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम, हमारे यहाँ 5 डिफरेंट तरह की सोर्स ऑफ इनकम या 6 डिफरेंट तरह की सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो हमारे टैक्सेशन लॉज भी उन 6 सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए अलग अलग बने हुए हैं। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए आपको, उसका पूरा टैक्सिंग का मैकेनिज्म अलग होगा, उसका पेमेंट का मैकेनिज्म अलग होगा, उसमें आने वाले रिलीफ या रिबेट्स, मिलने वाली रिबेट्स का मैकेनिज्म अलग होगा। तो अपनी बेसिकली बिकम अ स्पेशलिस्ट इन मनी टैक्सेशन से मुराद यही है कि अपने सोर्स ऑफ इनकम की जिससे आपका पैसा ड्राइव हुआ है उसके स्पेशलिस्ट बन जाए, उसकी पूरी इन्स एंड आउट्स मालूम करें। क्योंकि वो एक एरिया है, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक एरिया बताता है, आगे जाके उसमें 5 अलग अलग ऐसे एरियाज खुलते हैं जिन पे आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि ये टैक्सेशन है, हमारी जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो बहुत सारे पहलुओं से आपकी इनकम को देखते हैं। तो उसमें आपको हर पहलू अपनी इनकम का एक एज अ मास्टर ऑफ योर ओन मनी, एज अ मास्टर ऑफ योर ओन सोर्स ऑफ इनकम, आपको वो हर पहलू में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी अपनी सोर्स ऑफ इनकम के मास्टर हैं, तब आपकी टैक्सेशन को लेके तो आप इसको वैसे ही आप इसमें मैस्ट्री हासिल करेंगे। ये बेसिकली हमारा एक एक्स्ट्रा रूल था ऑन विद द 8 रूल्स ऑफ मेकिंग मनी के हवाले से। एनीवेज, ये हमारी आज की वीडियो का मैसेज था। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।